नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अब तक अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं कर पाई। यही वजह है कि अब कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने खंडवा लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश की। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरुण यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने डेरा डाल लिया है और अब वो कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि सोनिया गांधी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो खंडवा लोकसभा सीट पर एक बार फिर अरुण यादव ने दावेदारी ठोक दी है। 2 अक्टूबर को भोपाल में चुनाव प्रभारियों की बैठक भी रखी गई है कांग्रेस में और 1 से 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। खंडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि लोकसभा की ये सीट है और इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, जो निर्दलीय विधायक शेरा सिंह हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा, उन्होंने भी बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि उनके परिवार के सदस्य को इस सीट पर टिकट मिलेगा और वो इसके लिए अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में लग चुके हैं। शेरा ने दावा किया है कि खंडवा सीट पर उनके किसी परिवार को टिकट मिलेगा और उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे आगे टिकट की लाइन में खड़ा कर दिया है। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। पृथ्वीपुर, जोबट, रेगांव सीट पर ये चुनाव। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी? खंडवा लोकसभा सीट पर वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने दावेदारी पेश कर दी है, दिल्ली में डेरा डाल दिया। क्या है जानकारी, क्या अपडेट है? जी सोनू जी, आपको बिल्कुल बता दूं, जिस प्रकार से लगातार जैसे भी मध्य प्रदेश के अंदर में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उनको लेकर जो आचार संहिता की वो लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद हमें ये देखा कि प्रदेश के जो पूर्व पीसीसी जो चीफ थे अरुण यादव, वो इसके बाद दिल्ली में अपनी दावेदारी को लेकर के वहां बैठे हुए हैं। लगातार जो वरिष्ठ जन है कांग्रेस के, उनसे लगातार मुलाकातें उनकी हो रही हैं। लेकिन हम बात करें, आज जो निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, आज उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने इस बात को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हमारी इस विषय पर चर्चा हो गई है, हमारे परिवार से ही किसी का नाम फाइनल हो सकता है। तो माना यह जा रहा है कि जिस प्रकार से एक अरुण यादव जो एक अपना दबदबा बना के रखते हैं और लगातार कांग्रेस में एक अच्छी पैठ रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बार जो है शेरा के सामने कहीं ना कहीं टफ पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, किसको अब टिकट की रेस में सबसे आगे कौन है, अरुण यादव या शेरा? देखो समझिए, लगातार जो अटकलें लगाई जा रही हैं, शेरा के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार शेरा ने पिछले कुछ दिनों पूर्व ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात भी की है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने उस समय भी ये बात कही थी कि हम अपनी पत्नी को लेकर के, उनके लोकसभा सीट के लिए दावेदारी को लेकर के उन्होंने कमलनाथ से बात भी की थी। लेकिन अगर जो सूत्रों की माने तो अरुण यादव का नाम सबसे ऊपर ही दिख रहा है, क्योंकि अरुण सिंह चूंकि पूर्व के मध्य प्रदेश के अंदर पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं, लगातार एक बड़े पद पे वो काबिज रहे और काफी अच्छी जो घुसपैठ उस खंडवा लोकसभा सीट के दौरान मानी जाती है तो वो अरुण यादव की है। तो सूत्रों के अनुसार अभी तक जो हमारे पास जानकारी, उसमें अरुण यादव का नाम सबसे ऊपर देखता आ रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक खबर भारत को मिली है, अरुण यादव का सबसे आगे नाम चल रहा है खंडवा लोकसभा सीट पर। लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायक शेरा की दावेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शेरा लगातार कमलनाथ के संपर्क में रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर वो लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं और इससे पहले भी वो कई दौरे खंडवा क्षेत्र में कर चुके हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य को, पत्नी को वो इस सीट पर टिकट दिलाना चाहते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अभी तक अपने प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पाया है। महज चंद दिन बाकी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के घमासान को ये दर्शाता है कि
अभी तक वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाए हैं। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने खंडवा लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश की है और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली खबर भारत को वो यही है कि अरुण यादव टिकट की दावेदारी में सबसे आगे है। तो 1 से 8 अक्टूबर तक नामांकन होने हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन महज 1 हफ्ता बचा है। ऐसे में दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पाए। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा वग्गाजी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका खबर भारत से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार जी नेहा जी, जिस तरह से कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, दावेदारी की है उन्होंने टिकट की, और शेरा भी अब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। किस तरह से देखती हैं आप? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर ये जो जूतम पैजार और गुटों वाली जो राजनीति है वो आज का विषय नहीं है। लगातार इसी प्रकार के परिदृश्य कांग्रेस पार्टी के अंदर नजर आते हैं। और जब से खंडवा लोकसभा उपचुनाव के बारे में पता चला है, तब से आपने देखा है कि स्वयंभू प्रत्याशी अरुण यादव जी ने अपने आप को घोषित कर दिया है। और उसका काट अगर कोई कर रहा था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको तो इस विषय के बारे में जानकारी भी नहीं है कि अरुण यादव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि जो व्यक्ति सभी पदों पर आसीन है, आज उसकी परिस्थिति ये हो गई है कि एक तरफ तो दिग्विजय सिंह शुभकामनाएं दे रहे हैं अरुण यादव को, उधर सज्जन सिंह वर्मा ने वो बयान दिया कि हमारे प्रत्याशी जो है अरुण यादव होंगे। दूसरी ओर शेरा भैया सामने आ गए जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को प्रत्याशी बता दिया है। तो कांग्रेस का जो चाल चरित्र है वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि इनके पास सबसे बड़ी बात है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी करते हैं। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व से मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, वो लगातार नदारद हैं। और सुनने में आता है कि आजकल वो विदेश यात्रा पे हैं। जो परिस्थितियां कांग्रेस की बनी है, चाहे 15 माह की सरकार में चाहे बाद में, तो ये देश ने प्रदेश ने देखा है और जानते हैं कि कमलनाथ जी ने ना धूप देखी, ना धूल देखी, ना किसान देखा, और ना ही कभी उनके बीच में उतर कर गए, चाहे 15 माह की सरकार हो या उसके बाद का समय हो। बिल्कुल नेहा जी, तो ये परिस्थितियां जो बनी है ये कांग्रेस द्वारा निर्मित की गई हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज अपने लिए 4 कंधों का जो है तैयारी कर रही है। जो विपक्षी एकता का एक कार्यक्रम किया था वो भी यही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में आजकल कार्यकर्ताओं का टोटा है, अकाल पड़ गया है। उनके पास अपने स्वयं के कार्यकर्ता भी नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे थे कि वो सर्वे करवाएंगे, तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस सर्वे वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सर्व करने वाली पार्टी। बिल्कुल नेहा जी, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, जिस तरह से कांग्रेस में घमासान मची हुई टिकट को लेकर अरुण यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कमलनाथ प्रदेश की राजनीति से नदारद नजर आ रहे हैं, महज चंद दिन बचे हैं और आप अपने प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पाए अभी तक। भारतीय जनता पार्टी ने कर लिए क्या चुनाव? दे किसको रहे टिकट? रैगांव में तो वो 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, जुगल किशोर बागड़ी के जो दोनों सुपुत्र हैं वो लड़ रहे हैं। और शेरा भैया हमारे यहाँ टिकट मांग रहे हैं। शेरा भैया है कौन साहब? ये हम तो सवाल कर रहे हैं, ये है कौन शेरा भैया? हमारी पार्टी में तो कोई शेरा नाम का आदमी नहीं है। नहीं, वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी हैं, होंगे वो, कभी होंगे। तो क्या अरुण यादव को टिकट मिलेगा, आप ये कहना चाहते हैं? जी, अरुण यादव अगले दावेदार हैं, वो टिकट देगी उनको कांग्रेस, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के वो एक अच्छे कद्दावर नेता हैं, वो वहां से सांसद रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर भी विचार कर रही है। टिकट उनका फाइनल होना नहीं होना ये माननीय सोनिया गांधी जी को तय करना है कि वो किसको प्रत्याशी बनाएंगे। जहां तक शेरा भैया टिकट मांग रहे हैं, तो शेरा भैया कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हम उनको अपनी प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर चुके हैं। वो इतिहास बन चुके हैं कांग्रेस का, वो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। अब उनके मांगने या नहीं मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस्तीफा देके अपनी सीट से और चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ऑफिशियली तो वो ज्वाइन भी नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस में इसमें कोई घमासान नहीं है कि कहाँ घमासान है क्या है।
रही कमलनाथ जी की सवाल, तो कमलनाथ जी की पूरी पार्टी काम कर रही है। अगर उन्होंने किसी अपने निजी कारणों से या जो भी कारणों से अगर वो अभी कुछ दिन से कुछ समय से नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक नहीं है या मध्य प्रदेश की 9-10 बार के वो सांसद है। अब सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि सिंधिया सरकार है यहाँ या शिवराज सरकार है। पहले तो सरकार तय करके बताओ कि किसकी सरकार है यहाँ मध्य प्रदेश में। महाराज भाजपा चुनाव लड़ेगी, नाराज भाजपा चुनाव लड़ेगी, शिवराज भाजपा चुनाव लड़ेगी, कौन सी भाजपा चुनाव लड़ेगी, ये सवाल है। पहले तो ये बताओ सिंधिया सरकार है यहाँ या शिवराज सरकार है यहाँ। कांग्रेस कहाँ है? वो तो कांग्रेस अपनी जगह है और अभी हमने दमोह में हराई था इनको चुनाव। अब ये चारों विधानसभाओं में चुनाव हारेंगे। फिरोज जी, रोकना चाहूंगा आपको। नेहा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। का क्या करना है? किसान इनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उनको कॉटन के जो कपास का क्षेत्र है वो कपास का भाव नहीं मिल रहा किसानों को। तो बहुत सारी चीजें अभी आइए तो मैदान में, फिर देखिए हुजूर क्या क्या होता है। फिरोज जी, नेहा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। नेहा जी, आखिर बीजेपी क्यों अपने प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पा रही है? चंद दिन बचे हैं, 8 अक्टूबर तक नामांकन होना है। स्पष्ट है कि जमीन खिसक गई, उठ गए आसमान, बचा है सिर्फ घमासान। ये कांग्रेस की परिस्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था। पिछले दिनों आपने ट्वीट देखा, 3 महीने में 3 बार तो हम सज्जन सिंह वर्मा जी का देख चुके हैं बयान, जिसमें उन्होंने अपने आप को नेता प्रतिपक्ष का काबिल दावेदार बताया है। और जो परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर बनी हुई हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह और अरुण यादव, जो सरकुट अव्वल कमलनाथ जी के साथ चल रहा है, वो हमारे सामने है। अब कमलनाथ जी तो विदेश यात्रा पर हैं, प्रत्याशियों को चुनाव तो छोड़ दीजिए, उनके बस की रही नहीं। और एक तरफ दिग्विजय सिंह जो फ्रंट में आकर आजकल लीड कर रहे हैं, ये वही बंटाधार हैं जिन्होंने एक बंटाधार की सरकार दी थी। और दिग्विजय सिंह स्वयं कहते हैं, मैं जब जब जाता हूँ जनता के बीच में तो कांग्रेस पार्टी के वोट कट जाते हैं। आज उसी दिग्विजय सिंह को सारा का सारा जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने सौंपा हुआ है। परिस्थिति वश आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक निर्दलीय विधायक ने आज ये दावा कर दिया है कि उनकी धर्मपत्नी होंगी खंडवा से प्रत्याशी। दूसरी ओर स्वयंभू प्रत्याशी जो अरुण यादव हैं, वो दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। दिल्ली में एक प्रकार से उन्होंने अपना धरना दिया हुआ है मुकुल वासनिक जी के घर के बाहर। तो आज परिस्थितियां जो बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये कुछ नया नहीं है। आप दिल्ली से लगाकर पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान में देखेंगे तो चारों तरफ कांग्रेस की हालत यही है। कांग्रेस ने अपना अस्तित्व खुद खत्म करने का निर्णय ले लिया है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग के साथ आ गए हैं। ये परिस्थिति हर जगह है और वही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस विलुप्तीकरण की ओर बढ़ गई है। मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बोल रहा है, गायब कमलनाथ, कांग्रेस अनाथ। और उसी लाइन पर कांग्रेस पार्टी आगे दिख भी रही है। आप मुझे बताइए कि जिस जगह पर उपचुनाव है वहां के प्रदेश अध्यक्ष विदेश यात्रा पर हैं। बिल्कुल, प्रत्याशी का आता पता नहीं, बंटाधार प्रत्याशी एक अज्यूम्ड प्रत्याशी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। उस पार्टी की परिस्थिति को समझिए। पर भारतीय जनता पार्टी में अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दौर का जनदर्शन यात्रा पूरी कर ली है। जनता का असीम प्रेम मिला है, जनता के बीच में गए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको हर जगह जनदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। वीडी शर्मा जी के से आप लोगों ने चर्चा भी की है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रवास के कार्यक्रम पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल, बूथ स्तर तक का जो पदाधिकारी है वो जनता के बीच में है, जो सतत रूप से रहता है। बिल्कुल। तो आज बात ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी निरंतर दिन रात 24 घंटे काम करती है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने 15 माह के काले कुकर्मों को बताने के लिए, जहाँ पर उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए इन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष को मुंह छुपाना पड़ रहा है। इनके पास जवाब नहीं है कि 15 महीने में जो इन्होंने कुशासन दिया, जो ट्रांसफर उद्योग की सरकार चलाई, जो भ्रष्टाचार की सरकार चलाई, जिस तरीके से बेरोजगारों के साथ 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता के नाम पर छलावा किया, 51,000 बेटियों को विवाह निकाह पर देने पर छलावा किया, राहुल गांधी बोल के गए थे 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी करेंगे, उसमें छलावा किया। आज इनके पास मुंह दिखाने के भैया भाषण ही कराते रहोगे आप, या डिबेट हो रही है, भाषण हो रहा है। 20% में झूठ बोल दिया। आदिवासी अंचल में देखेंगे तो हृदय जी ये भाषण हो रहा है, झूठ बोल, डिबेट झूठ नहीं। आप बताइए, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा खुद जमीनी स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस
लापता है, कमलनाथ लापता है, आप प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पाए, ये बीजेपी के आरोप हैं, सवाल पूछ रही बीजेपी आपसे। जी, जिनकी सरकार के अते पते नहीं है, जिनके जो मुख्यमंत्री को नहीं, वो बोल रही है मुख्यमंत्री खुद चुनावी जनदर्शन कर रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद कि देखो ये इतनी तहसीलों की मैंने आदेश जारी कर दिए, उनकी शिकायत की हमने इलेक्शन कमीशन में। इस बार नारियल और कमलनाथ जी ने उनके नारियल जितने थे वो सब गायब करा दिए, वरना हर उपचुनाव में वो झूठे नारियल फोड़ते मिलते थे, जिम में नारियल रखे रहते थे वो फोड़ते रहते थे। जो पत्थर निकल जाते थे, पिछली बार शिलान्यास करके आते थे तो लोग पत्थर निकाल के ले जाते हैं, तो वो उस पत्थर को वापस चिपकाया करते थे, झूठी घोषणाएं किया करते थे। इस पूरे चुनाव में आपको कहीं अभी तक आचार संहिता लगने तक कहीं मामा के नारियल नहीं दिखे, मामा की झूठी घोषणाएं नहीं दिखी। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की और कांग्रेस की ताकत है। जहां तक भाजपा का सवाल है तो इनके पास क्या बताने को है। वो रामेश्वर शर्मा गंदी गंदी बातें कर रहे हैं कि राजपूत राजा जो थे वो अपनी बेटियों को है ना, जो बेटियों के बारे में इतने अपशब्दों की बात कर रहे हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं। वो दूसरे वीडी शर्मा है, वो किसी की जाति पूछ रहे हैं, किसी का धर्म पूछ रहे हैं। तो इनके पास क्या है बताने को? कुछ नहीं है। लोग पूछेंगे अभी कि लाओ हमारा कोरोना का 1 लाख रुपए मुआवजा, चुप हो जाएंगे। ये उतरे तो ये जमीन पे, अभी तो ये सरकारी मंच लगा के, सरकारी हेलीकॉप्टर का तेल फूंक के और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके सोच रहे हैं कि जनता जो है वो घास खा रही है। जनता घास नहीं खा रही है। अभी उतरो जमीन पे जरा, जनता मुआवजा मांगेगी, जनता पूछेगी कि सिलेंडर कहाँ था ऑक्सीजन का, जनता पूछेगी कि रेमडेसिविर कहाँ थे हमारे, जब हमारे लोग मर रहे थे तो तुम कहाँ थे, सब पूछेगी जनता। अभी आओ तो उतर के जरा, आइए तो हुजूर जरा मैदान में, फिर देखिए क्या मजा आता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कांच फूटेंगे, इनके अब बाहर पुतले जलेंगे, इनके अब बाहर उधम होएगा, अभी तो बहुत कुछ होएगा। अभी जब टिकट बटेंगे तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की बात कर रही है, उनके पास अपना बताने को कुछ नहीं है। नेहा जी इतनी देर में एक शब्द अपनी पार्टी की 4 उपलब्धियां नहीं बता पाई, तो अब कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? तो ठीक है लड़िए, जनता घास थोड़ी खाती है। नेहा जी, किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? नेहा जी बताएं। देखिए बहुत स्पष्ट है कि जब ये लोग कोरोना की बात करते हैं तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी तो पूरे कोरोना काल में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही थी। इनके नेता कमलनाथ से लगाकर दिग्विजय सिंह से लगाकर खुद फिरोज सिद्दीकी जी क्वारंटाइन थे, अपने अपने घरों में बंद थे। और इनकी जो राज्य सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे पंजाब की, चाहे महाराष्ट्र की, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो हमारी स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। और सर्वाधिक अगर वैक्सीन को लेकर किसी ने हेजिटेंसी पैदा की है तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की है। छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि हमें कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं। पंजाब से लिए तो पंजाब की यही परिस्थिति थी। पंजाब में सबसे बड़ा वैक्सीन को लेकर जो घोटाला किया है उसमें अग्रणी भूमिका में कांग्रेस के नेता रहे हैं। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में वैक्सीन को गड्ढे के अंदर खोद के अगर किसी ने दबाने का काम किया है तो राजस्थान की सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री गहलोत की नाक के नीचे हुआ है। तो जब ये लोग कोरोना पे बात करते हैं तो जनता ये देखती है कि जो इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई है उस पर भी इन लोगों ने घृणित राजनीति करी है। दूसरी बात ये है कि ये जब जवाब नहीं दे पाते और जूतम पैजार इनकी पार्टी के अंदर होता है तो इन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि दीपक बावरिया जी ने जब यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को संबोधित किया था और उन्हें चप्पल जूते से मारा गया था तो उन्होंने उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन का दिया था। मुकुल वासनिक जब पिछले दिनों इंदौर गए थे उनके साथ भी यही हरकत हुई थी, उनके ऊपर भी जूते चप्पल फेंकने का काम किया था और तब भी उन्होंने भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन का दिया था। तो ये जो परिपाटी है ये कांग्रेस पार्टी की है, गुटों की, धड़ों की। अजय सिंह का गुट, दिग्विजय सिंह जी का गुट, कमलनाथ का गुट, सज्जन सिंह वर्मा का गुट, गोविंद सिंह का गुट, लक्ष्मण सिंह का गुट, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्णय लेता है, संगठन निर्णय लेने के बाद कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करते हैं और चुनाव जो है कमल के चिन्ह के नीचे लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां इतनी हैं कि 2003 के बीमारू राज्य को आज 15 साल में मुख्यमंत्री जी ने एक सुचारू राज्य बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि ये है कि भारतीय जनता पार्टी पोषण से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, उद्यमिता से लेकर एम्पावरमेंट तक का प्रत्येक नागरिक के लिए ध्यान रख रही है। और यही कारण है कि जो अर्थव्यवस्था रुक गई थी, अगर आज एम्प्लॉयमेंट दर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो दर है जो ऊपर जा रहा था, अर्थव्यवस्था रुक गई थी कोरोना काल में, वो वापस आज स्टेबिलिटी की ओर बढ़ गई है। महिलाओं के अगर सशक्तिकरण की बात देखेंगे तो 33 लाख आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई हैं।
उसी प्रकार से अगर आप पोषण आहार देखेंगे तो पोषण आहार 1050 टन जो है प्रत्येक माह बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। आज अगर कांग्रेस से इनके बारे में सवाल पूछेंगे तो बगले झांकेंगे। बिल्कुल। अगर आप इनसे आदिवासियों के बारे में पूछेंगे तो ये नहीं बता पाएंगे कि फिरोज जी, नेहा जी ने तमाम उपलब्धियां गिनाई, बीमारू राज्य से जमीन आवंटित की। ये नहीं बता पाएंगे कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह की अगर स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया तो ये क्यों नहीं कर पाए। ये नहीं बता पाएंगे कि आदिवासियों के प्रत्येक बिल्कुल नेहा जी, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा फिरोज सिद्दीकी का। ये नहीं बता पाएंगे कि टांटिया मामा को झूठ बोलने का ओलंपिक हो रहा है क्या? फिरोज जी, आखिरी सवाल आपसे, तमाम उपलब्धियां नेहा जी ने गिनाई हैं, बीमारू राज्य से सुचारू राज्य तक पहुंचाया है और तमाम योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, तो कांग्रेस सिवाय अपने मुंह छुपाने के कुछ नहीं करता। फिरोज जी, तमाम उपलब्धियां गिनाई नेहा जी ने। हो रहा है क्या? आपने झूठ बोलने का कंपटीशन रखा है? नहीं, वो उपलब्धियां गिना रही है सरकार की, जिस तरह से सरकार बीमारू राज्य से सुचारू राज्य बनाया, महिला सशक्तिकरण हो, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था बंद हो गई तो उसको शुरू किया, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई है। आप उपलब्धियां पूछ रहे थे उनसे कि क्या उपलब्धियां लेकर जाएंगी वो जनता के बीच, तो वो उन्होंने सारी चीजें बताई। हाँ, ये आप तो पत्रकार है, मैं तो पत्रकार नहीं हूँ। आपको तो बेहतर चीजें जानना है और आपको तो ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए। आप पूछ रहे थे ना कि अभी नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश जो 14वें नंबर पे था, एक साल में मामा ने उसको 17वें नंबर पे पहुंचा दिया। मामा नारा लगाते थे स्वर्णिम मध्य प्रदेश, ठीक है, और वो 17वें नंबर का राज्य हो गया, मतलब 14 पे था तो वो 17 पे और पहुंच गया। ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। जो हमारा कुपोषण का दर है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 20% महिलाओं, 20% आदिवासियों के मामलों में, उजागर उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश की बढ़ोतरी हुई है। हम अव्वल हैं बच्चियों के अपहरण में और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में। ये भारतीय जनता पार्टी है। अब आप इनकी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर नहीं जाएगी जनता के पास। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। जो आपको लग रहा है कि सरकार नाकाम हुई है तो आप बताइए जनता को कि सरकार किस स्तर पर नाकाम हुई है। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर जनता के पास नहीं जाएगी। आपको यही तो बता रहा हूँ मैं कि खुद नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। हाँ, तो आप ये बताइए जनता को, जनता के बीच जाकर। बीजेपी यही तो सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस और कमलनाथ नदारद क्यों है, कार्यकर्ता कहाँ है, प्रचार अभियान में क्यों नहीं जुटे हुए हैं, यही तो पूछ रही है बीजेपी आपसे। यही तो बताइए, आपकी कोरोना में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी वो बताइए आप जनता को। आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि सरकार नाकाम हुई है, शिवराज सरकार ने बीते 15-20 सालों में अगर कुछ नहीं किया तो आप बताइए ना जनता को। 10,000 के करीब हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR हो चुकी है। आप चाहें तो आंकड़ा ले लीजिए डीजीपी से कि ये घर में बैठे बैठे हो रही है। जवाब दे दूं मैं अगर इनका भाषण समाप्त जी, आखिरी जवाब आपका। इनका जो झूठ बोलने की अगर इनका कुछ और बचा हो तो आप तो और पूछ लो इनसे। कोई एक चीज तथ्य पे तो बोला करें। ये एक भी तो तथ्य पे नहीं बोला इन्होंने। जी नेहा जी, तथ्य बताइए। बताइए कि अगर झाबुआ के अंदर आपके विधायक वाल सिंह मेड़ा जी का भतीजा एक बच्ची का गला रेत देता है, उसका अपहरण कर उसको मोलेस्ट करके, रेप करके उसकी हत्या कर देता है, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्यों? आपकी सरकार है, आपकी सरकार निकम्मी है क्या? आपकी सरकार निकम्मी है क्या? हम कहते हैं आप जाए कानून के सामने, वो आप अगला आदमी। अगर आपके पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक उमंग सिंह के घर पर एक महिला आत्महत्या कर लेती है और जिसके बचाव में आपके भाई क्या हुआ? आप अरे भाई तो वो तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अरे तो वो तो 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। वो तो क्या हुआ? क्या FIR किए थे तो हुआ क्या उसमें? दिया जाता है तो उस पर FIR नहीं होनी चाहिए। अरे अगर आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, जी मैं राजनीतिक मामलों की बात कर रहा हूँ। इनको डिफरेंस समझाइए, राजनीतिक मामले क्या होते हैं। और ऐसा लगातार क्यों होता है कि जब भी देश विरोधी नारे लगते हैं, जब भी इस प्रकार के अपहरण, हत्या, रेप, लूट के मामले होते हैं, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल कर आता है। तो बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की हवाओं में जो भी अशांति का वातावरण पैदा करेगा, जो भी अपराधों को अंजाम देगा, भारतीय जनता पार्टी उनकी गिरफ्तारी भी करेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाएगी। बिल्कुल। और यही कारण है कि आपके 15 माह की सरकार और अब के 15 माह की अगर आप शिवराज जी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लगातार जो इस प्रकार के मामले हैं उसमें गिरावट आई है। लगातार जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक सुशासन वाली सरकार मध्य प्रदेश की जो शिवराज जी है उनके द्वारा चलाई। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए, फिरोज जी, नेहा जी, क्योंकि समय की कमी है और आप दोनों का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर
कांग्रेस और बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चुनाव क्यों नहीं कर पाई है। चंद दिन बचे हैं नामांकन के और कुछ ही समय बाद इन चारों सीटों पर मतदान होने हैं। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी भी अभी तक अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहा है, चारों सीटों पर प्रचार अभियान में जुटा है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस प्रचार अभियान से नदारद है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।